से जानते हैं इस बात को। अब अगला जो काम है सर वो क्या बन जाएगा, इस काम को अगर थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये क्या बन गया 3m में। अगला जो काम है उसके बारे में चर्चा करूं तो 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, r नोट की पावर कितना q और a की पावर कितना है 1/3 की क्यूब करूंगा तो 1 की पावर आ जाएगी। सारे बच्चे जानते हैं। चलिए जी, तो न्यूक्लियर रेडियस के बाद अगला जो नंबर है आज वो नंबर किसका है, न्यूक्लियर डेंसिटी का। हेडिंग डालें न्यूक्लियर डेंसिटी, और इसके अंदर काम जो है वो अब हमने करना है। वर्ड जो है वो क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी है। इसके बारे में चर्चा जो है ना वो हमने करनी है, उसके बारे में बात जो है वो हम कर रहे होंगे। हेडिंग डालें न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या होती है न्यूक्लियर डेंसिटी, किस तरीके से इसका कंसेप्ट जो है वो चल रहा होगा, वो सारी बातें जो है वो हम जानेंगे कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है। वर्ड है न्यूक्लियर डेंसिटी, ये जो है ना वो हम जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो क्या होती है। अब एक बात जो आप सभी को पता है वो क्या, कि सर जहां पे भी नाम डेंसिटी लग जाता है इसका मतलब वहां पे क्या है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ज्यादातर जगह उस बात का जो छोटा सा मतलब है सर वो क्या होता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम, कि उस क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो काम जो है वो हमारा किसका बन जाता है, डेंसिटी का। मतलब ये न्यूक्लियर डेंसिटी तो न्यूक्लियस की डेंसिटी होगी, सिंपल सी बात तो ये है। बात नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, कि मास को किससे डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम से, तो हमारे पास क्या बन जाती है, डेंसिटी। अब किसका तो मास हो और किसकी वॉल्यूम हो वो बात सीख गए तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि अगर मैं बात करना चाहता हूं तो ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, एटम है, और ये उसके अंदर कौन है, न्यूक्लियस है। अगली अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, एक तो प्रोटॉन होते हैं और एक क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये बात हमें पता है। अगली जो चीज है, न्यूक्लियर डेंसिटी को बाद में डिफाइन करेंगे, पहले कुछ बेसिक बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन का मास जो है वो क्या माना गया, mn, और प्रोटॉन का मास जो है सर वो क्या माना गया, mp। न्यूट्रॉन का मास जो है वो कितना होता है 1.6749 और 10⁻⁴ कितना, -27 kg। अगली अगर मैं बात करता हूं प्रोटॉन के लिए तो इसकी वैल्यू थी 1.6725, 10⁻⁴ कितना, -27, और ये आंसर भी किस में है, केजी में है। ये काम जो है ना वो हमें पता है कि एक जो मास है वो किसका है, न्यूट्रॉन का, और एक जो मास है सर वो किसका है, प्रोटॉन का। इस तरीके से चीजें हैं। तो न्यूट्रॉन का मास जो है उसके अंदर 1.6749 है और यहाँ पे कितना है 1.6725 है। 10⁻⁻ -27 क्लियर है दोनों जगह। 1.67 भी क्या है, सेम। बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों के मासेस में। तो लगभग सा मैं क्या मान लेता हूं कि प्रोटॉन का मास लगभग सा इक्वल है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। और इस वैल्यू को जो है मान लो मैंने क्या मान लिया, स्मॉल m मान लिया। ठीक है, क्या ये दोनों के मास इक्वल हैं, सर लगभग से इक्वल है। 10⁻⁴ जो है वो दोनों जगह क्या है, सेम। 1.67 दोनों जगह क्या है, सेम। अंतर किस बात का आ रहा है कि सर उसके साथ क्या है 49 और इसके साथ क्या है 225 है, हल्का सा अंतर है। उस हल्के से अंतर के लिए लगभग सा वर्ड जो है वो क्या यूज करा गया है, अप्रोक्स। और ये दोनों के मास जो है वो लगभग से सेम है, ये चीज आपने मान ली। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन जो है वो कहा जाता है। तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है, हमने कंसीडर कर लिया कि मास ऑफ ईच न्यूक्लियन किसके बराबर है, m के बराबर है। हर एक न्यूक्लियन का जो मास है सर वो किसके बराबर है, m। क्योंकि एक जगह कौन है, न्यूट्रॉन, दूसरी जगह कौन है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास क्या होता है, लगभग सा सेम होता है। तो प्रोटॉन का मास लगभग सा सेम है किसके, न्यूट्रॉन के मास के, और उस वैल्यू को लगभग सा क्या मान लिया आपने, स्मॉल m। ये काम जो है वो आपने कर लिया। मतलब पहली जो अजम्पशन आपने मानी है, लेट अस कंसीडर मास ऑफ each nucleon, let us consider mass of each nucleon, कि हर न्यूक्लियन का मास जो है, let us consider mass of each nucleon, हर न्यूक्लियन का जो मास है सर वो लगभग सा किसके बराबर है, m के बराबर है। ये काम जो है ना वो आपने मान लिया। क्या दोनों एग्जैक्टली सेम थे, नहीं, लगभग से क्या थे, सेम। तो मैंने हर एक के मास को जो है वो लगभग सा क्या मान लिया है, स्मॉल m मान लिया। जानते हो आप इतनी बात को, ये काम जो है सर वो हमें पता है। अब इसके बाद की चीजें जो है वो हमने क्या करनी है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है उन दोनों को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन। ये बात कल की हमारे पास है कि जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनका नाम क्या होता है, न्यूक्लियन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, इनकी संख्या की बात करूं तो टोटल संख्या कितनी होती है इनकी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, मास नंबर बनाते हैं। जानते हैं आप इस बात को, ठीक है जी। तो अब जो है वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी। मैंने आपको सिंपल सी एक बात बताई है, डेंसिटी का मतलब ज्यादातर जगह डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है, और वैसे नॉर्मल डेंसिटी का क्या मतलब होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम।
अब मास किसका और वॉल्यूम किसकी, ये बात आपको समझनी है। तो मास किसका, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि अंदर अवेलेबल कौन है, न्यूक्लियॉन्स है, और किसके अंदर अवेलेबल है, न्यूक्लियस के, तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी मैं बताना चाहता हूं, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी बताना चाहता हूं। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। 9th क्लास में पढ़ ली थी ये बात तो, कि सर अगर हम बात करना चाहते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास किसका, मास जो अंदर अवेलेबल है, कौन है अंदर, न्यूट्रॉन है और क्या है, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। वॉल्यूम किसकी, न्यूक्लियस की। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है सर वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर डेंसिटी कहलाता है। हेडिंग डाले न्यूक्लियर डेंसिटी, और इसके अंदर करना जो है वो काम शुरू करेंगे, कि काम जो है वो हमने क्या करना है, हेडिंग डाले न्यूक्लियर डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज, हेडिंग डाले न्यूक्लियर डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, it is defined as ratio of mass of nucleons, it is defined as ratio of mass of nucleons to the volume of nucleus, it is defined as ratio of mass of nucleons to the volume of nucleus। ठीक है ये बात, mass of nucleons to the volume of nucleus, क्योंकि न्यूक्लियस की वॉल्यूम और न्यूक्लियस के अंदर जो रहने वाले हैं उनका मास। डेंसिटी एक वर्ड जो आपने 9th में जाना, क्या जाना था, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास किसका, जो अंदर है, अंदर कौन है, न्यूक्लियन है, और वॉल्यूम किसकी, जो चीज है उसका क्या है, न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियंस टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। फॉर्मूले के तौर पे लिख दें, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख दें कि मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियंस टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इस तरीके से काम जो है ना वो आप कर लेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियंस किसको कहा गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको क्या कहा गया है, न्यूक्लियंस कहा गया है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं, प्रोटॉन का मास हल्का सा, ये नहीं लिखना है आपने, बस ये जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं आपको। प्रोटॉन अंदर रहता है तो प्रोटॉन का मास पता है, न्यूट्रॉन अंदर रहता है उसका मास पता है, दोनों के मास लगभग से क्या है, सेम, और लगभग से सेम है तो उस वैल्यू को क्या मान लिया, m। लेट अस कंसीडर दिस वैल्यू इज इक्वल टू m। हमने मान लिया कि ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, m। तो हमने माना कि हर एक न्यूक्लियन का मास जो है वो किसके बराबर है, m। इस बात को लिखने के पीछे का काम मैंने बताया है, हम सीधा ही लिख देंगे कि लेट मास ऑफ ईच न्यूक्लियन जो है वो किसके बराबर है, m। ये बात लिख लो, लेट अस कंसीडर मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। हमने क्या मान लिया, लेट अस कंसीडर मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, कि हर एक न्यूक्लियन का जो मास है, लेट अस कंसीडर मास ऑफ ईच न्यूक्लियन इज इक्वल टू m। हर एक न्यूक्लियन का जो मास है वो किसके बराबर मान लिया, लेट अस कंसीडर मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, हर एक न्यूक्लियन का मास जो है सर वो किसके बराबर है, m के बराबर। ये काम आपने मान लिया। क्यों मान सकते हैं हम, क्या मान सकते हैं दोनों को, बिल्कुल। न्यूक्लियन किसको कहा गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास क्या सेम है, लगभग से सेम है, तो इसलिए क्या वर्ड यूज करा गया है, लगभग से इनका मास क्या है, सेम। चलो जी, अब काम जो है वो वही करना है। एक न्यूक्लियन का मास कितना है, m। टोटल न्यूक्लियन कितने होते हैं, कोई बच्चा बताओ, मैं मान जाऊंगा। टोटल न्यूक्लियंस कितने होते हैं, a के बराबर होते हैं। टोटल न्यूक्लियंस कितने हैं, a। तो अगर मैं लिखना चाहूं टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस अगर मैं लिखना चाहता हूं तो एक का मास कितना है, m, संख्या कितनी है, a, तो टोटल मास किसके बराबर हो गया, ma के। पदम समझ आइए ये बात, एक का मास कितना है, m, संख्या देव कितनी है, a। कैसे पता तुझे a है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या मिला के कितना बनता है, a बन रहा होता है। तो एक का मास कितना है, m, टोटल संख्या कितनी है, a, तो क्या बन जाएगा, m इंटू में a। ये बात समझ में आई। अगली जो चीज है वो हमने क्या करनी है, अब उस बात पे ध्यान दें कि हमने काम क्या करना है। कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ध्यान से समझेगा कि काम जो है सर वो हमने करना है न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। और न्यूक्लियर डेंसिटी जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सर हमारे पास क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की वॉल्यूम से इसको हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियंस टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियंस का मास कितना बताया मैंने, m मल्टीप्लाई बाई a बताया। वॉल्यूम कल बताई थी, क्या थी, 4/3 पाई r की क्यूब। ये बात जो है वो कल से जानते हो आप, स्फेरिकल साइज था ना इसका,
शेप जो है वो कैसी थी, स्फेरिकल, और स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर की क्यूब। अगली जो बात है, कल वाला काम इस्तेमाल करेंगे, m इंटू ए डिवाइडेड बाई, क्या हो गया ये 3 को ऊपर भेज दूं, डिवाइड के डिवाइड में 3 था, कहां चला जाएगा ऊपर, ये क्या बन जाएगा 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा आर की क्यूब बन जाएगा, कि m इंटू ए 4/3 पाई आर क्यूब, 3 डिवाइड के डिवाइड में था, कहां चला जाएगा ऊपर। अगला जो काम है सर जो हमने कल जाना था वो क्या था, 3m में डिवाइडेड बाई 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, और आर की जगह कितना है आर नोट, ए की पावर कितना 1/3, और इस सारे की पावर कितना क्यूब। ठीक है, कल ये बात जो है वो आपने बार बार पढ़ी थी, कल एक ही तो बात पढ़ के गए थे जिसका नाम क्या था, r इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3, सारे बच्चे जानते हैं इस बात को। तो अब अगला जो काम है सर वो क्या बन जाएगा, इस काम को अगर थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये क्या बन गया 3m में, अगला जो काम है उसके बारे में चर्चा करूं तो 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, आर नोट की पावर कितना क्यूब, और ए की पावर कितना है 1/3 की क्यूब करूंगा तो 1 ही पावर रह जाएगी। सारे बच्चे जानते हैं आर नोट की क्यूब करूंगा तो आर नोट क्यूब, ए की पावर 1/3 की क्यूब करूंगा तो क्यूब से क्यूब गया, क्या रह गया ए से ए कैंसल, क्या बच गया हमारे पास 3m डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा आर नोट की क्यूब बन जाए। समझ आ गई इतनी बात, ये काम जो है वो आपको पता होना चाहिए। सर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम किसकी न्यूक्लियस की, मास किसका न्यूक्लियॉन्स का, तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अगली अगर मैं बात करूं तो अगला काम क्या है सर, दो चीजें, एक का नाम प्रोटॉन और एक का नाम इलेक्ट्रॉन, का क्यों नहीं लिया, वो न्यूक्लियन थोड़ी है, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी है, हमने बात किसकी करनी है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और कौन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के लगभग सा क्या था सेम, तो हर एक न्यूक्लियन का मास लगभग सा क्या मान लिया m मान लिया। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा ही डिफरेंस इनके बीच में था। हमने क्या कंसीडर करा कि हर न्यूक्लियन का मास कितना है m, टोटल न्यूक्लियन कितने a, तो टोटल मास कितना m मल्टीप्लाई बाई a। अगली जो चीज है वो हमने क्या करनी है, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास कितना है ma, वॉल्यूम कैसी है स्फेरिकल की 4/3 पाई आर की क्यूब, 3 डिवाइड में पड़ा था, कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में 4 पाई आर क्यूब, आर की जगह कितना लिख दिया आर नोट ए की पावर 1/3 की क्यूब, आर नोट की क्यूब हो जाएगा ए की 1/3 की क्यूब करूंगा तो ए से ए गया, आंसर ये बन गया। अब इस आंसर में अगर मैं बात करता हूं तो चीजें देखो, पहला सवाल जो पूछा जाएगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर डेंसिटी, हो जाएगा ये क्वेश्चन। सेम ही सवाल दूसरी टर्म में कैसे पूछा जा सकता है, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, क्योंकि मास नंबर ऊपर भी था और कहां भी था, दोनों आपस में क्या हो गए कैंसल, तो क्या यहां पे कहीं मास नंबर लिखा है नहीं, तो तब भी काम क्या करना है आपने सेम, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, तो उसका आंसर भी क्या जाएगा सेम। ये क्वेश्चन लिख लो, अब इसके बाद इसी में लिख देंगे, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी, शो दैट SHO W, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। हमें शो करना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो मास नंबर के इंडिपेंडेंट है। ये बात तो लिख चुके हो, लेट मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। ये भी अगर डाटा चाहते हो तो आप इस काम को अपनी कॉपी के ऊपर वाले पेज पे लिखो, जो सबसे वो जगह रहती है ना वहां पे लिख लो, ताकि आपको पता चल सके कि भाई दोनों का मास लगभग सा क्या था सेम, तभी तो आपने मेगा उस वैल्यू को क्या कह दिया है m कह दिया है। ठीक है, ये काम जो है वो आपको पता होना चाहिए। इस काम के बारे में चर्चा जो है वो हम कर रहे हैं कि हर एक का मास जो है वो मान लिया है m, और उसके अनुसार चलो भाई ये काम हमें पता चला कि काम जो है सर वो क्या पता चल गया कि न्यूक्लियर डेंसिटी, ये आंसर जो है वो आ रही है। यहां पे अगर मैं लिखता हूं तो न्यूक्लियर डेंसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे बताना है न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी 3m डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई, और इंटू में कितना r नोट की पावर कितना है 3। ठीक है, 3m इंटू 4 पाई r नोट की क्यूब, ये काम जो है ना वो हमारे पास है। ये वर्ड क्या कहलाता है न्यूक्लियर डेंसिटी। अब समझे ध्यान से कि काम करना क्या है, 3 तो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, 4 भी क्या रहेगा, पाई भी क्या रहेगा, r नोट कांस्टेंट। कितनी वैल्यू बताई थी कल इसकी 1.24 में बताई थी, ये वैल्यू भी क्या है, और मास ऑफ न्यूक्लियन भी क्या है, तो सब कुछ ही क्या बन गया। तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो क्या रहेगी सर कांस्टेंट रहेगी। तो अगला जो सवाल है वो हमसे क्या पूछा जा सकता है, पहली बात तो एक ही सवाल के सारे मतलब कि एक ही आंसर है सभी का। पहला
न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, इसका एक्सप्रेशन बताओ। दूसरा कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज अ कांस्टेंट। न्यूक्लियर डेंसिटी जो जिससे भी मिलके बनी है वो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। और सारे के सारे अगर कांस्टेंट है तो न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी क्या रहेगी, सेम। चाहे हाइड्रोजन की न्यूक्लियर डेंसिटी हो, चाहे लिथियम की हो, चाहे कार्बन की हो, चाहे यूरेनियम की हो, सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ आ गई ये बात कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है सर वो क्या है, कांस्टेंट। और अगर इस वैल्यू को निकाला जाए तो ये वैल्यू लगभग आती है 2.18 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। क्या आंसर आता है, 2.18 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का मतलब जो है देख रहे हो 10⁻17। 10⁻17 क्या है, अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक हमारा यहीं से बन रहा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, गौर करें भाई कि चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है। 2.18 10⁻17, 10⁻17 का मतलब करोड़ों का करोड़ों गुना। ये जो है ये क्या आई है, न्यूक्लियर डेंसिटी आई है। चीजों को थोड़ा सा जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, कहां से कि न्यूक्लियर डेंसिटी इतनी है। वाटर की डेंसिटी जो है H2O, पानी की डेंसिटी कितनी होती है 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। और इसके कंपैरिजन में लगभग सा अगर मैं बात करूं तो लगभग सा कितना है, 10⁻14 टाइम्स है। कितना है, 10⁻14 टाइम्स। डेंसिटी, न्यूक्लियर की डेंसिटी या न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब क्या है, अब समझो। डेंसिटी कम होने का मतलब जगह ज्यादा, बंदे कम। और डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब उसी जगह पे बंदे क्या आ गए हैं, बहुत ज्यादा आ गए हैं। बात को कैसे समझेंगे कि भाई हमें क्या पता ये पूरा बड़ा कमरा किसका काम कर रहा है, एटम का। तो पेन की निब किसका काम कर रही है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन भी भर रखे और कौन भी भर रखा, न्यूट्रॉन भी। जगह पहली बात क्या है, कम। और जो चीजें अवेलेबल हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा बंदे अगर भर जाएं तो वो वहां पे डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। समझ पा रहे हो कि भाई अगर हम अपने घर की बात करें, जगह ज्यादा है, बंदे 4 हैं या 5 हैं, मेला है, उसमें अगर बात करेंगे तो काम क्या हो गया, जगह लिमिटेड है, वहां पे लाखों आदमी जो है वो आ रहे हैं, तो वहां की डेंसिटी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। डेंसिटी का मतलब क्या है कि पर यूनिट पे जो चीजें अवेलेबल हैं वो क्या हो गई हैं, ज्यादा हो गई हैं। तो ये पूरा कमरा किसका काम कर रहा है, एटम का, पेन की नहीं। पहली बात तो जगह कितनी सी है, ये तो कमरे को एटम माना गया। पहली बात तो एटम कितना छोटा है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा, और उसी के अंदर कौन है, प्रोटॉन, और उसी के अंदर कौन है, जगह बहुत कम और बंदे क्या है, ज्यादा। तो डेंसिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है उसका ऑर्डर क्या है। सर उसका ऑर्डर कितना है, 10⁻17 है। समझ आ गई ये बात कि न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगली बात, सर जितनी डेंसिटी हाइड्रोजन की उतनी किसकी, हीलियम की। डेंसिटी कौन सी, न्यूक्लियर डेंसिटी। उनके न्यूक्लियस की डेंसिटी, सब की डेंसिटी जो है सर वो क्या रहेगी, सेम। और अगर इनका रेशियो पूछा जाएगा तो सर इनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1:1। ये सवाल 1 नंबर के लिए पेपर में छप चुका है। वर्ड न्यूक्लियर डेंसिटी आते ही 1:1, वो कहेगा फाइंड रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। आगे पढ़ना ही नहीं सवाल क्या क्या रखा है, न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी क्या रहती है, सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1:1। तो कल जो 2 सवाल करे हैं उनमें क्या करवाया था, न्यूक्लियर रेडियस का करवाया था। अगर उन्हीं के साथ क्या और जोड़ दूं, न्यूक्लियर डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो तो हमेशा क्या आएगा, 1:1। ये वाला काम उतारो, फिर उस वाले काम में ऐड करेंगे चीजों को कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है, 4 क्वेश्चन बन गए, सॉल्यूशन सबका एक है। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। अगला क्वेश्चन क्या है, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज अ कांस्टेंट नंबर, या फाइंड आउट न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर एनी ऑफ द एटम। किसी भी न्यूक्लियस के लिए, किसी भी एटम के न्यूक्लियर डेंसिटी अगर बताई जाएगी तो सर उसका आंसर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। डन। न्यूक्लियर डेंसिटी पता चलेगी, इसकी वैल्यू क्या है, पानी के कंपैरिजन में इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है वो हमने जान लिया है। 10⁻14 टाइम्स जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट, फाइंड
फाइंड आउट रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या क्वेश्चन आगे बोलने की जरूरत है? 1:1। न्यूक्लियर डेंसिटी और रेशियो लिखते ही तो 1:1, हालांकि लिख लो आगे क्वेश्चन। फाइंड आउट रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, वही लिख लो। कल वालों में ही काम कैसे कर सकते हैं? x कितना था? 27 एंड y क्या था? 125। तुम परेशान हो सकते हो किसमें? न्यूक्लियर डेंसिटी में और न्यूक्लियर रेडियस में। कल वाला काम किसका था? न्यूक्लियर रेडियस का। वो क्या होती हैं? अलग अलग। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके लिए? न्यूक्लियर डेंसिटी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी क्या है? सेम। तो आंसर जो है सर वो कितना आ जाएगा? 1:1। एक नंबर में सवाल आना ही आना है। मैं दिखाऊंगा भी आपको, बहुत ज्यादा बार जो ये चीजें हैं वो आपसे पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, आदि समझ पा रहे हो आप चीजों को। न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो भाई 1:1 क्यों है? कांस्टेंट है। क्योंकि सर इन दोनों में क्या अलग है? मास नंबर। और मास नंबर पे वो डिपेंड करती नहीं है। वो तो आंसर क्या है? फिक्स है। लिखो अगला सवाल। फाइंड रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, फाइंड रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी आपने बतानी है। एक का मास नंबर A1 है, दूसरे का क्या है? A2। सर लाख हो करोड़ हो तो मतलब ही नहीं, न्यूक्लियर डेंसिटी तो सबकी क्या है? सेम। ठीक है। अच्छा ये बात जो है आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ए से ए कट गया। आज से लगभग 10 15 20 दिन बाद दोबारा एक टॉपिक करवाऊंगा, उसमें भी ए से ए कट जाएगा। वो ए अलग होगा। मैं पूछूंगा कि वो कौन से टॉपिक में काम हुआ था, आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि तुम राजा हो। ठीक है, तुमसे ऊपर थोड़ी है कोई भी। ये ए से ए कटा, ये कौन से टॉपिक की बात हो रही है? न्यूक्लियर डेंसिटी की। आने वाले टाइम में ऑप्टिक्स में हम एक फिनोमेना पढ़ेंगे, वहां पे भी ए से ए कट जाएगा। ठीक है, मैं पूछूंगा पहले भी तो कहीं ऐसा हुआ था, फिर तुम बता दोगे। ठीक है, कि तुम पढ़ना नहीं है, बाकी चाहे कुछ करवा ले तुम पे। सुनो ध्यान से, काम जो वो आपने क्या करना है, मास नंबर बदले हैं, लेकिन मास नंबर के बदलने से न्यूक्लियर डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। समझ आ गई ये बात? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है, अगर हम सोचना चाहें तो चीजें जो है वो क्या है? सर आपने क्या बताया? पूरा बड़ा कमरा किसका काम कर रहा है? एटम का। पेन की निब किसका काम कर रही? मतलब कि न्यूक्लियस जो है, पहली बात तो एटम बहुत छोटा, दूसरी बात न्यूक्लियस तो और छोटा, अगली बात उसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी और कौन भी? चलो न्यूट्रॉन तो कैसे हैं? न्यूट्रल हैं। लेकिन प्रोटॉन तो एक छोटी सी जगह है, सारे ही प्रोटॉन उसमें डूस रखे हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस क्या हो जाना चाहिए? फट जाना चाहिए। सब कुछ ही तो एग्जिस्टेंस में क्यों आ रही हैं चीजें? मतलब कि ऐसा कौन सा फोर्स है या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन प्रोटॉन्स को आपस में बांध के रख रही हैं? या कौन सा ऐसा फोर्स है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में क्या कर रही है? बांध रही है। उसके बारे में काम जो है वो हमने करना है। और उस काम को करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया मैं क्या करवाने जा रहा हूं? सर हमें यह पता चला एटम बहुत छोटा है, न्यूक्लियस तो और भी छोटा है, उसी के अंदर कौन? प्रोटॉन, और उसी के अंदर सारे प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे? पहली बात तो इतनी छोटी सी जगह में वो आए कैसे? और दूसरी बात, बाई चांस आ भी गए तो वो अब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो बाहर आ जाने चाहिए, बाहर आते क्यों नहीं है? तो ऐसी एक एनर्जी है जो इनको बांध के रखेगी। उस एनर्जी का नाम है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर का मतलब तो न्यूक्लियस से रिलेटेड, बाइंडिंग का मतलब बांध के रखने वाली एनर्जी। सही है? या फोर्सेस का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। उनके बारे में काम करना है। और उस काम को करने से पहले हमें जो है वो एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और उस टॉपिक का नाम है मास डिफेक्ट। मतलब कि ये जो चीजें करवाई जा रही हैं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं करवाई जा रही हैं कि भाई एनसीईआरटी ने पहले न्यूक्लियर रेडियस कहा है, फिर डेंसिटी कहा है, फिर मास डिफेक्ट कहा है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है किसका? इंपॉर्टेंस इन द एग्जाम। अगर 20 बार पेपर होगा तो 18 बार तो कौन आ जाएगा? न्यूक्लियर रेडियस। एक बार कौन आ जाएगा? न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, एक या दो बार जो है उसके चांसेस होते हैं। और अब जो ये टॉपिक करवाए जा रहे हैं पूछे ये भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके पूछने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। मतलब कि अगर मैं वैसे न्यूक्लियस की बात करूं तो लगभग सा न्यूक्लियस हमारा खत्म है। ठीक है, तो ये क्यों करवा रहे हो सर? क्या पता उसी एक में तुम्हारा नंबर आ जाए जिसमें मास डिफेक्ट आ रहा हो। तो इस वजह से काम जो है वो हमने ये करना है। मास डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। मास डिफेक्ट जो है वो क्या चीज है, इस बात को अगर हम जानना चाहते हैं तो चीजें जो है बेटा वो हमने क्या करनी है, सुनो ध्यान से। एक छोटा सा काम जो है वो हमने समझना है कि मान लो इस कॉपी का मास जो है वो कितना है? 100 ग्राम। माउस का मास कितना? 50 ग्राम। दोनों मिला दिए तो कितना हो गया? कितनी प्यारी बात करी तुमने, सही बात है, बहुत अच्छा मैथ्स है तुम्हारा, बिल्कुल ठीक है। ये कितना है? 100, ये कितना? 50, तो टोटल कितना होना चाहिए?
150 ग्राम होना चाहिए। ठीक बात है भाई, अलग अलग मेजर कर लिया, इकट्ठा मेजर कर लिया, तो दोनों का क्या हो जाना चाहिए, सम। अब जो काम है वो क्या था, अलग से मास मेजर करा गया प्रोटोन। ये कौन है, सारे प्रोटोन का मास मेजर कर लिया, मान लो कितना है 100 ग्राम, हालांकि होगा नहीं, कभी भी नहीं हो सकता 100 ग्राम, तो बहुत बड़ी वैल्यू है, अंदाजे के लिए बता रहा हूं। ये वैल्यू कितनी 100 ग्राम, इनका मास कितना 50 ग्राम, मिलके कितना होना चाहिए था 150, पाया 148। कितना पाया, दोबारा कैलकुलेशन करी, इसका मास कितना 100 अलग से, इसका अलग से कितना 50, दोनों इकट्ठे करे कितना होना चाहिए था 150, पाया कितना 148। तो मास में कुछ क्या है, इसी को क्या नाम दे दिया, मास डिफेक्ट। कि अलग से मास जो है वो किसका मेजर करा गया, मास मेजर करा गया प्रोटोन का, मास मेजर करा गया न्यूट्रॉन का, इकट्ठा मास मेजर कर दिया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन ही तो है, दोनों का इकट्ठा मास मेजर करा, तो इसका न्यूक्लियस का मास क्या पाया गया, कम पाया गया। क्यों कम पाया गया, उस चीज को जब रिसर्च करा गया तो काम जो है वो क्या बना। तो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, मास डिफेक्ट है। और इस मास डिफेक्ट के बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहता हूं तो इट इज डिनोटेड बाय लेटर डेल्टा एम। किस लेटर से लिखा जाता है इसको, डेल्टा एम से। अब जो कल बातें बता के गया था आज वो पिक्चर में आ जाएंगी सारी की सारी, कि काम जो है वो डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब क्या है, मास डिफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है मास में कुछ क्या है। ये कौन है, प्रोटोन, ये कौन है, इकट्ठा क्या बन गया, न्यूक्लियस। अलग से प्रोटोन को माप लो, प्रोटोन का मास माप लो, अलग से न्यूट्रॉन का मास माप लो, इकट्ठा किसका माप लो, न्यूक्लियस का। देयर वाज सम डिफरेंस, किस किस के मास में, अलग अलग के मास में और इकट्ठे मास में। उसी चीज को क्या नाम दिया गया है, मास डिफेक्ट। डेफिनेशन लिखेंगे, चीजों को पहले समझे ध्यान से। कि काम जो है सर वो हमें क्या पता, कि अगर कोई एलिमेंट एक्स है, एटॉमिक नंबर कितना है जेड, मास नंबर कितना है, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब क्योंकि हम बहुत माइनर लेवल पे काम कर रहे होंगे तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, कोई उतारे नहीं, गौर करेगा। लेट एम एन जो है, एम का मतलब क्या हो गया, मास, और एन का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन। एम जो है वो क्या हो गया, एम एन, एम का मतलब मास और एन का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन। अगली जो बात है सर वो हमारे पास क्या होगी, एम पी। एम पी जो है, एम का मतलब मास और पी का मतलब क्या हो गया, तो प्रोटोन के मास को क्या कह दिया गया, मास ऑफ प्रोटोन जो है वो एम पी कह दिया, सही है। न्यूक्लियस जो है कंपैरिजन में क्या जाएगा, बड़ा मास जाएगा, तो उसको क्या लिख दिया, कैपिटल एम, और न्यूक्लियस को कैपिटल एन भी लिख दिया। एम का मतलब मास और एन का मतलब किसका, न्यूक्लियस का। तो अगर मैं बात करूं तो ये मास किसका हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस। अलग से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को निकाला गया, उनके अनुसार काम जो है वो अब हुआ। अब अगर मैं बात करता हूं तो जेड जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। जेड जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, जानते हैं इस बात को सारे। और ए माइनस जेड की बात करूं तो ए माइनस जेड क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है सर उसको क्या कह दिया गया है, ए माइनस का जेड। मानते हैं सारे बच्चे, कोई दिक्कत है इतनी बात में, कल बता के तो भेजे थे कि जो मास नंबर है वो क्या होता है, दोनों का सम n प्लस पी होता है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है जेड, और दोनों का डिफरेंस जो है वो किसकी संख्या होती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करना चाहता हूं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मैंने क्या बताया, अकेला मास मेजर करो प्रोटॉन का। एक प्रोटॉन का मास कितना है, mp, संख्या कितनी है जेड, तो काम क्या बना, जेड मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, तो ये टोटल मास किसका हो गया, प्रोटॉन का। क्योंकि एक प्रोटॉन का मास कितना है mp, और टोटल संख्या कितनी है जेड, तो क्या बन गया, जेड इंटू में mp, प्लस न्यूट्रॉन का करा, a माइनस जेड जो है उनकी क्या है, संख्या है, और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है mn। ये प्रोटॉन माप लिए, ये कौन माप लिए, और इनमें से जब किसको माइनस करा गया, न्यूक्लियस को, तो आंसर आना तो कितना चाहिए था, 0। भाई ये 100 ये 50 तो टोटल कितना 150, लेकिन आंसर जो है वो 0 ना आया, आंसर जो वो कुछ डिफरेंस रह गया। और यही डिफरेंस जो है सर वो क्या कहलाया है, मास डिफेक्ट कहलाया है। कि मास में कुछ अंतर आ गया है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड होल न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इकट्ठा ले लिया, न्यूक्लियस का उसमें से क्या कर दिया माइनस। आंसर तो कितना आना चाहिए था भाई, ये 100 और ये 50 दोनों ने मिलकर क्या बनाया, न्यूक्लियस, तो आंसर कितना होना चाहिए था, 150 बनना चाहिए था। आंसर में कुछ क्या है, डिफरेंस है, 148 है। वही डिफरेंस जो है सर वो क्या कहलाया है, डेल्टा एम। अब मन में सवाल आ रहा है कि सर ये डिफरेंस जो है वो कम क्यों आया, हमने तो आज तक क्या पढ़ा है, 100 जमा 50 कितना होता है 150, ये 148 क्यों आ रहा है। फिर वही बातें हैं उत्तम जी, क्या कि वो जो काम है वो किसका है, क्लासिकल फिजिक्स का, और हम कौन सी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स।
और मॉडर्न फिजिक्स में क्या हुआ है, आपने 11th क्लास में एक बात पढ़ रखी है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या पढ़ रखा है आपने सर? बर्नौली थ्योरम तो पढ़ी है, ये तो ध्यान नहीं है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, उसने क्या कहा था, आइंस्टाइन इक्वेशन जो हमारे पास है कि एनर्जी जो है, उन्होंने क्या कहा था कि एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर है, डेल्टा एम सी का स्क्वायर। कि मास को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में, और एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में। तो थोड़ा सा मास जो है ना वो कन्वर्ट हो गया किस में, एनर्जी में। उस एनर्जी का नाम क्या है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जो आपका सवाल था ना वो प्रोटॉन इकट्ठे क्यों हैं, तो उनको बांध के रखने के लिए कुछ मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। मास डिफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कि भाई ये 100 था और ये क्या था 50, मिलके क्या बन गया। जब अलग अलग पड़े थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इकट्ठे आए तभी तो इन्होंने आपस में क्या करना शुरू करा, रिपल्शन। और उस रिपल्शन को रोकने के लिए एक एनर्जी आई जिसका नाम क्या था, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कहां से आएगी वो एनर्जी, कुछ मास अपने आप को किस में बदल देगा, और वही मास जो कम हुआ है वही किस में बदल गया है, एनर्जी में। और उस एनर्जी का नाम क्या है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये काम आपने समझना है। आपके मन में सवाल था कि सर एटम बहुत छोटा, न्यूक्लियस और छोटा, उसके अंदर ही कौन, प्रोटॉन भी, और उसके अंदर कौन, न्यूट्रॉन भी। प्रोटॉन प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, अब रिपेल कर रहे हैं, तो क्या हो जाना चाहिए, फट जाने चाहिए, लेकिन फटता तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इकट्ठा जो मास है उसका हल्का सा मास, कुछ मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और वही एनर्जी इन सभी को अब क्या करके रखती है, बांध के रखती है। समझ आ गई ये बात। तो काम जो है वो हमने क्या सीखा है उस चीज पे एक बार दोबारा गौर करेंगे। ये इंडिविजुअल मास किसका है, प्रोटॉन्स का, ये किसका है, न्यूट्रॉन्स का। इकट्ठा मास जो है वो किसके बराबर जाना चाहिए था, लेकिन जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो इकट्ठे जब करे गए तो इनके बीच में क्या पाया गया, रिपल्शन। और जब उनके बीच में रिपल्शन था तो उस रिपल्शन से क्या करना पड़ेगा, बांध के तो वो रखने पड़ेंगे, बांध के रखने पड़ेंगे तो एक एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी का नाम क्या है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कहां से आई वो एनर्जी, इन्हीं का ही हल्का सा मास क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। सही है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहां से आई, मास डिफेक्ट से आई। और मास डिफेक्ट जो है वो कौन है, सर अलग अलग मास जो थे और टोटल जो मास था उसमें थोड़ा सा क्या है, अंतर। ये मास चला कहां गया, ये मास अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, एनर्जी में। कौन से रिलेशन के अनुसार, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। कि मास का क्या बन सकता है, एनर्जी, और एनर्जी का क्या बन सकता है, मास बन जा सकता। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने करना है। हेडिंग डालोगे मास डिफेक्ट, इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी हम हेडिंग डालेंगे क्या, मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट के अंदर क्या लिखना शुरू करेंगे, देयर इज डिफरेंस, देयर इज मास डिफरेंस लिखो, देयर इज ए मास डिफरेंस बिटवीन, देयर इज ए मास डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ masses of protons and neutron, masses of proton and neutron to the mass of nucleus। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मासिस का सम करा और किसके साथ डिफरेंस निकाला गया, न्यूक्लियस के साथ। और जब न्यूक्लियस के साथ इसका डिफरेंस करा गया तो कुछ अंतर आया, वो मास जो वो क्या कहलाया है, मास डिफेक्ट। और अगली बात जो है वो हैशटैग करके लिख लो, मास डिफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मैं पिछली बात को रिपीट करता हूं, देयर इज अ मास डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू द मास ऑफ न्यूक्लियस, टू द मास ऑफ न्यूक्लियस। ये बात कर ली थी आपने। अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या लिखोगे, मास डिफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मास डिफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मास डिफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर nuclear binding energy, mass defect is responsible for nuclear binding energy which binds the, nuclear binding energy which binds the nucleons, which binds the nucleons together, which binds the nucleons together inside a nucleus। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की भी डेफिनेशन ये मिलेगी। क्या है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जो न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखती है। कहां बांध के रखती है, न्यूक्लियस के अंदर। ये छोटी सी बात उतारो, फिर इस एक्सप्रेशन को और आगे लेकर चलेंगे हम भाई। निपटाएं, शाबाश। कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे। सुनो भी ध्यान से, ये पता चल गया आपको कि मास डिफेक्ट जो है वो ये चीज हमारे पास है। इस मास डिफेक्ट को थोड़ा सा और आगे अगर लेकर चलें, आपने क्या देखा, मास डिफेक्ट,
डेल्टा एम। अलग से मास मेजर करा गया किसका? प्रोटॉन का। अलग से मास मेजर करा गया किसका? न्यूट्रॉन का। और इकट्ठा मास मेजर करा गया किसका? न्यूक्लियस का। उस मास में थोड़ा सा क्या था? अंतर था। इस काम को थोड़ा सा अगर कंपटीशन ओरिएंटेड लेकर जाऊं तो चीजें कैसे बनेंगी उस पर ध्यान देंगे। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, माइनस का कितना हो गया? एम एन हमारे पास, ठीक है। ये कौन है? प्रोटॉन्स। ये कौन है? मास है उनके। और ये जो है क्या है? न्यूक्लियस का मास। दोनों का डिफरेंस है। मैंने क्या कर लिया अपनी तरफ से? मैंने अपनी तरफ से इसमें जेड एम ई को ऐड कर दिया। क्या पहले जेड एम ई लिखा हुआ था? कहीं नहीं लिख रहा था। तो मैंने इसमें जेड एम ई को क्या कर दिया? ऐड। गलत हो जाएगा, मुझे जेड एम ई क्या भी करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। तो साथ में क्या था हमारे पास? ए माइनस जेड इंटू एम एन, और माइनस में कितना है? मास ऑफ न्यूक्लियस है, और जेड एम ई को मैंने क्या कर दिया? माइनस। अब ठीक हो गया काम। बाकी तो तीनों चीजें कौन सी हैं? ऊपर वाली। जेड एम ई को अपनी तरफ से ऐड कर दिया और अपनी तरफ से उसको क्या कर दिया? माइनस। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगला काम जो आप कहना चाहते हैं नितिन, वो इन दोनों में जेड कॉमन आ जाएगा। जेड अगर इन दोनों में मैं कॉमन ले लूं मेरे भाई, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एम पी प्लस प्रोटॉन का मास प्लस किसका? इलेक्ट्रॉन का मास। ये क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड, और इंटू में कितना हो गया? एम एन। और इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया तो मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन्स। ये काम हमारे पास है। कहना चाहते हो कुछ इस काम में तुम? जेड एम ई को एसी का ऐड कर दिया बेटा, और उसी को क्या कर दिया? माइनस। फर्क ही नहीं पड़ा। इन दोनों में से जेड को कॉमन लिया, और इन दोनों में से किसको कॉमन ले लिया? माइनस को। ये एमपी प्लस एमई क्या है? एक प्रोटॉन का मास और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, 1H1 होता है ना। तो एक तो कौन है? प्रोटॉन, और एक ही कौन है? इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। जानते हो इस बात को? ठीक है, नहीं जानते हो तो पता होनी चाहिए आपको। जेड, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन। तो MH लिख दिया। M का मतलब मास, और किसका? हाइड्रोजन का। चलो जी आगे बढ़े। तो दीपाली ये क्या लिखा हुआ है? A माइनस जेड, मास किसका? न्यूट्रॉन का। ये कौन है? न्यूक्लियस। और ये किसका मास है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ही तो टोटल एटम होता है। टोटल एटम में कौन है? टोटल एटम क्या होता है? न्यूक्लियस है, और साथ में क्या है भाई? न्यूक्लियस के अंदर तो कौन आ गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन बाहर पड़े थे। तो ये तो कौन है? न्यूक्लियस, और ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। इकट्ठा मिलकर क्या बन जाएगा? टोटल मास बन जाएगा, जिसको हमने क्या कह दिया? M। ये MH का मतलब तो क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक बात है। और अगर मैं बात करना चाहूं किसकी? ये M क्या है? टोटल मास ऑफ एटम। सही बात है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो किस में आ गए? न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन बाहर थे। टोटल मास ऑफ क्या हो गया? एटम। ये चीज जो है वो हमारे पास किसकी टर्म में चलेगी? हाइड्रोजन के मास में और एटम के मास की टर्म में। ठीक है। अब ये जो मास डिफेक्ट है, अभी लिखा तुमने सबसे पहले कि इसी मास डिफेक्ट की वजह से क्या आती है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो NBE, NBE का क्या मतलब है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और वो किसके बराबर होगी? मास डिफेक्ट डेल्टा एम और मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया? तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आपको पता चलेगी। क्यों पढ़ी आपने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी? क्योंकि सर एटम क्या था? छोटा, न्यूक्लियस और छोटा, उसमें सारे प्रोटॉन और सारे के सारे न्यूट्रॉन, तो आपस में क्या कर रहे होंगे? रिपेल। उनको बांध के रखने वाली एनर्जी का नाम क्या है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कहां से आई ये एनर्जी? कुछ मास अपने आप को किस में कन्वर्ट करवा लेता है? एनर्जी में। और उस मास के चेंज को क्या कहा जाता है? मास डिफेक्ट कहा जाता है। ये पार्ट आपने उतारना है। इस वाले काम पे सारे बच्चे ध्यान दें। किसी बच्चे को कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो वो पूछे भाई। समझ आ रही है ये सारी बातें? ऑनलाइन वाला कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है तो उसको पूछे।